अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा डिक्टेट करता हूँ, पहले आप लोग थोड़ा इसको लिखेंगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लिखिए। तो वी नो अ सॉलिड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। जो ये सॉलिड है ये एक स्टेट ऑफ मैटर है। अ सॉलिड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ एटम्स। और जो ये मैटर है इट इज़ मेड ऑफ एटम्स। फिर द एटम, जो ये एटम है इट कॉम्प्राइजेज ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। जो एटम है इसमें हमारे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो मोशन ऑफ दीज एटम्स होता है इसको लॉज ऑफ मैकेनिक्स डिस्क्राइब करते हैं, और मैकेनिक्स में इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन SWE डिस्क्राइब करती है। So, solid is a state of matter, and matter is made up of collection of atoms, and atoms comprise of central positively charged nucleus and negatively charged electrons. The motion of constituent atoms are described by the laws of quantum mechanics. In particular, it is described by the Schrodinger wave equation. ठीक है, जो ये Schrodinger wave equation होती है ये है, this is the Schrodinger wave equation, del square psi plus 2m by h cross square into e minus v into psi is equal to 0. इसकी डेराइवेशन आप लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। जब ये आप लोग आगे फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर आपके 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे, POSC सब्जेक्ट, उसमें आपको एक प्रॉपर डेराइवेशन इसकी करनी होगी। अभी ये आप लोगों के डोमेन के बाहर है। बस आप लोगों को इक्वेशन याद रखनी है और इसके डिफरेंट पैरामीटर्स पता होने चाहिए। जो ये m है ये मास है, v इज पोटेंशियल एनर्जी, h क्रॉस इज h डिवाइड बाई 2 पाई, जो ये h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और e इसकी एनर्जी है। अब अगर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे ना इस इक्वेशन का, इसका अगर हमने सोल्यूशन निकाला हमें मिलेगा जो सिस्टम जैसे हमें बिहेवियर ऑफ द सिस्टम मिलेगा। द सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस गिव्स अस द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब हम 3 केस लेंगे। हम सबसे पहले लेंगे एक आइसोलेटेड एटम हमारे पास है, फिर हम लेंगे दो एटम्स जो एक दूसरे से दूर है, और दो एटम्स जो एक दूसरे के क्लोज है। तो हम देखेंगे क्या होगा। तो लेट अस कंसीडर एन हाइड्रोजन आइसोलेटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें पता है हाइड्रोजन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक न्यूक्लियस होगा। इसका चार्ज होगा E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज -E। अब हमें पता है पोटेंशियल किसके बराबर होता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, V किसके बराबर होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। अब हाइड्रोजन और K किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये V किसके बराबर होगा, तो K को रखते हैं हम ऐसे ही, Q1 होगा यहाँ पे E, Q2 होगा यहाँ पे -E डिवाइडेड बाई R। V किसके बराबर आएगा, -KE² बाई R। यह आया पोटेंशियल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। अब अगर हम ये आइसोलेटेड एटम यहाँ से इस V का वैल्यू उठा के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में इस V की जगह डालेंगे, वहाँ पे हमें E का वैल्यू मिलेगा। E इज़ द एनर्जी। सो इफ़ वी सब्सटीट्यूट V, लिखेंगे आप यहाँ पे नोट्स पे अपने, इफ़ वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वी गेट द एनर्जी इगन वैल्यूज फॉर एन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इसकी भी डेरिवेशन है जो आप लोगों के डोमेन में नहीं है। जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, जो इसकी इक्वेशन आती है वो आती है -m e⁻⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू h² इंटू 1 डिवाइडेड बाई n²। तो यहाँ से देख रहे हैं मास है, ये हमें पता होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये भी पता होता है, ये 8 है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये h² है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा ना मैंने, ये चीज़, ये सारी कांस्टेंट है। क्या है, जब हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाला, ये कांस्टेंट्स के वैल्यू हमने दिए, फिर हमने सिंप्लीफाई किया, जो जो ये कांस्टेंट का वैल्यू आता है ये आता है -13.6। क्या आता है, -13.6। फिर बचा क्या वहाँ, 1 डिवाइड बाई n² डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आती है एनर्जी इगन वैल्यूज़ फॉर एन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम। अब देखो, अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अब मेरे पास जो n है, जो ये n है, ये हो सकता है 1, ये हो सकता है 2, ये हो सकता है 3, 4 सो ऑन अप आगे तक। अब अगर मैं लूँगा फॉर n इज इक्वल टू 1, तो E किसके बराबर आएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मैं लूँगा फॉर n इज इक्वल टू 2, E आएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ 2 स्क्वायर इज़ 4, 13.6 बाई 4 इज़ 3 4 विच इज़ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने 11th-12th में कि कैसे एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमें मिलती है। तो फॉर n इज इक्वल टू 3, ये शायद 1.5 होता है, लेट मी कैलकुलेट इट। तो
माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर विच इज़ 1.51. तो ऐसे ही फॉर n इज इक्वल टू 3, E is equal to minus 13.6 divided by 3 square electron volt which is minus 1.51 electron volt. तो अब यहाँ पे हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है? कंक्लूजन हमें ये मिल रहा है कि इफ़ वी टेक एन आइसोलेटेड एटम, हमने क्या अभी लिया आइसोलेटेड एटम, उसकी हमने ये एनर्जी निकाली, फिर हमने एनर्जी देखा वो एन पे डिपेंड कर रही है. तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एन वी हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. तो N1 के लिए ये थी, N2 के लिए ये थी, N3 के लिए ये थी. सिमिलरली आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी. तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? मैं यहाँ कंक्लूजन लिखूँगा, इफ़ वी टेक एन आइसोलेटेड एटम it is characterized by discrete energy levels. ठीक है, तो आइसोलेटेड एटम में हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती है. तो अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा एनर्जी का एक्सीज है, ये मेरा n इज इक्वल टू 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 पे माइनस 13.6 है, n इज इक्वल टू 2 पे माइनस 3.4 है, n इज इक्वल टू 3 पे माइनस 1.51 है. फिर ऐसे ही अगर हम n इज इक्वल टू 4 लेंगे तो हमारी ये बनेगी 0.85. तो ऐसे ही n इज इक्वल टू 4 पे माइनस 0.85 एंड इट विल कंटिन्यू ऐसे. ठीक है, अब ये था हमारा केस 1 आइसोलेटेड एटम का. अब अगर हम केस 2 लेंगे, व्हेन एटम्स आर फार अपार्ट, व्हेन एटम्स आर फार अपार्ट, तो ये मेरा एक हाइड्रोजन एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इसके बहुत दूर मेरा दूसरा हाइड्रोजन एटम है. ठीक, इन दो के बीच की डिस्टेंस जो d है ये बहुत लार्ज है, d ये लार्ज है, तो डिस्टेंस इनकी बहुत लार्ज है. व्हेन दिस सेपरेशन इज़ वेरी लार्ज, अब ये अगर मैं इसको A1 नाम दूंगा, एटम 1, इसको मैं A2 नाम दूंगा, A1 एंड A2 कैन नॉट इंटरैक्ट बिकॉज दे आर वेरी फार अवे. ठीक है, तो देयर इज़ नो इंटरैक्शन. तो इन दिस केस देयर इज़ नो इंटरैक्शन. अब हम जाएंगे केस 3 पे. केस 3 हमें क्या बोलेगा? अब व्हेन एटम्स आर क्लोज, व्हेन एटम्स आर क्लोज, तो दिस इज वन हाइड्रोजन एटम, वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम. अब जो ये डी है इट इज़ वेरी स्मॉल. तो सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे क्या होगा, दीज एटम्स स्टार्ट इंटरैक्टिंग. अब जो ये इंटरैक्शन होगा वो इंटरैक्शन कैसे होगा? वो फॉलो करेगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को. तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, लिखेंगे आप ये, इन एन इंटरैक्टिंग सिस्टम, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन एन इंटरैक्टिंग सिस्टम no two electrons can have same state और same energy level. तो बोलता है जब एक सिस्टम है हमारा जो इंटरैक्टिंग है, ये सिस्टम हमारा इंटरैक्टिंग है क्योंकि नज़दीक है, तो अब ये बोलता है कि जो ये एटम 1 है और जो ये एटम 2 है ये कभी भी सेम स्टेट पे नहीं हो सकते हैं. नेवर, इट कैन नेवर हैपन, इनकी एनर्जी कभी सेम नहीं होगी. तो यहाँ पे क्या होगा, तो इन ऑर्डर टू फॉलो द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, these atoms interact as a result of Pauli's exclusion principle. Pauli exclusion principle. No two atoms can have same energy level. Same energy level. So they split. तो क्या होता है, जैसे ये इंटरैक्ट करते हैं, when the atoms start coming closer to each other, the field of atom number 1, the field of this atom will interact with the field of another atom 2. This influence leads to splitting of the energy level. तो क्या होता है, splitting होती है. Why splitting occurs? Because it has to follow the Pauli's exclusion principle, which states that no two interacting systems can have same energy level. These energy levels were originally discrete, and when atoms are brought closer and closer, these energy levels split. तो हमने क्या देखा था, इसकी अगर हम इंडिविजुअल एनर्जी लेवल देखेंगे वो डिस्क्रीट थी, जो हमने यहाँ पे देखा ना, ये डिस्क्रीट एन 1 2 3 4 में डिस्क्रीट लेवल्स थी. अब जो दोनों की एनर्जी लेवल्स कंबाइन हो गई
तो वहाँ पे स्प्लिटिंग होती है टू फॉलो द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अब देखो जो ये आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे ना ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि ये पहले सबसे पहले इंटरैक्ट यही करेंगे, फिर इनर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। अब स्प्लिटिंग कैसे होती है और स्प्लिटिंग से क्या होता है अब हम वो देखेंगे। तो इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन डिफरेंट फॉर एनर्जी लेवल्स एंड डिस्टेंस, तो लेट अस से दिस इज 0, दिस इज 1 एंगस्ट्रॉम, this is 5 angstrom, this is 10 angstrom and this is very far away 100 angstrom। तो हमने देखा जब एटम्स बहुत दूर है एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम पे तो वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो लेट अस से अप टू दिस 10 एंगस्ट्रॉम तक हम एक ये ड्रॉ करते, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये बहुत बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे नो हमारे पास अगर 2 एटम्स लेंगे हम तो ये आपस में बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसकी एनर्जी यहाँ पे जो होगी इट इज़ कांस्टेंट एनर्जी, जो उसका वैल्यू होगा वही रहेगा क्योंकि इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेट अस से आफ्टर 10 एंगस्ट्रॉम ये नज़दीक नज़दीक आ गए, तो अब ये नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी स्प्लिट हो गई। अब 5 पे आते आते ये यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लिट होती रहेगी, जितना नज़दीक आएगा उतना स्प्लिट होता जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ ये स्प्लिट होगा, ऐसे होती है स्प्लिटिंग। इससे ये हम क्या देख सकते हैं, देखो जैसे ये डिस्टेंस है ग्रेटर, यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट है, यहाँ कुछ नहीं हुआ, डिस्क्रीट एनर्जीज रही। जैसे ही क्लोज आने लगे, जैसे ही देखो क्लोज आने लगे एनर्जी हो गई स्प्लिट, एनर्जी हो गई स्प्लिट, फिर ये स्प्लिट जितना क्लोज आएंगे उतना ये स्प्लिट होती रहेगी। ठीक है, अब देखो अब जो ये है यहाँ पे स्प्लिटिंग जितना हुआ, यहाँ पे हमारे पास ये पोर्शन देखो ये एक बैंड जैसा बन गया, यहाँ ये एक बैंड जैसा बन गया। तो इसको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड, और जो ये यहाँ पे बैंड बनता है इस बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और इन दो बैंड्स के बीच में जो ये गैप रहती है ना इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ई जी। अब फाइनल कंक्लूजन हमें क्या मिला यहाँ से, ठीक, तो हम यहाँ से वी कैन कंक्लूड दैट a semiconductor is characterized by सेमीकंडक्टर या इंटरैक्टिंग सिस्टम, यहाँ लिखो इंटरैक्टिंग सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सेमीकंडक्टर नहीं आएगा यहाँ, इंटरैक्टिंग सिस्टम ही आएगा। दैट इंटरैक्टिंग सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनर्जी बैंड्स, और वो एनर्जी बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है। तो ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स होता है इन सॉलिड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आप अब आंसर फ्रेम कैसे करेंगे, तो आंसर इसका फ्रेम ऐसे ही होगा कि सबसे पहले लिखेंगे सॉलिड क्या है, इट्स स्टेट ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स हैज़ अ न्यूक्लियस एंड एन इलेक्ट्रॉन, the motion of these atoms is governed by the laws of mechanics, especially by the Schrodinger wave equation. The Schrodinger wave equation is given by this, where different parameters in the equation are defined as this, and the solution of this equation gives us the behavior of the system. Now, to understand the behavior of the system, we will consider 3 cases when we have an isolated atom, फिर उसके बारे में फिर कंक्लूजन क्या आएगा, आइसोलेटेड एटम में वी हैव डिफरेंट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। फिर the second case is when atoms are far apart, there is no interaction, so there is no interaction, so energy remains discrete. When atoms are closed, there is interaction, and for an interacting system we have Pauli's exclusion principle, which states what it states, वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे यही, since Pauli's exclusion principle says that no two atom interacting systems can have same energy level, so splitting of energy occurs, and it results in formation of bands, the conduction band and the valence band. That separation between the conduction band and the valence band gives us the forbidden energy gap. So therefore we conclude that for an interacting system is always characterized by energy bands, and these bands are the conduction band and the valence band. ठीक है, so this finishes our first topic. Thank you.